शरद पवार और सोनिया गांधी की रार की कहानी तो हमने सुनी भी और पढ़ी भी, इसीलिए आज सुनाएंगे राजीव गांधी और शरद पवार की लड़ाई की कहानी। आखिर में किसने मुंह की खाई और इंदिरा गांधी ने संजय की खातिर अमावस की रात कौन सी सरकार गिरा दी थी। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, जिसमें होती है रोज की एक नई किताब और उससे जुड़े किस्से भी। इसी कड़ी में आज की किताब है शरद पवार की आत्मकथा अपनी शर्तों पर। पहला किस्सा शुरू करते हैं। अब पवार अपनी किताब में चाय के प्यालों पर गढ़े गए एक विद्रोह का ब्यौरा देते हुए बताते हैं कि महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ नामी नेताओं ने उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 1990 में विद्रोह का झंडा उठाया। विरोधियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनके मुख्यमंत्री बने रहने से पवार के सूबे में कांग्रेस को नुकसान होगा, इसलिए वो पवार के साथ काम नहीं कर सकते और उन्होंने तुरंत प्रभाव से सीएम के इस्तीफे की मांग कर दी। दिल्ली से दो सीनियर नेता विधायकों का मन टटोलने के लिए भेजे गए, पर विधायकों ने एक मुश्त वोटिंग की पवार के पक्ष में। इसके बाद दिल्ली से कांग्रेस के कद्दावर नेता माखनलाल फोतेदार का फोन आया कि राजीव गांधी शरद पवार से मिलना चाहते हैं। माखनलाल फोतेदार का कांग्रेस में कद ऐसे समझिए कि उन्होंने अमिताभ बच्चन से इलाहाबाद की सांसद सीट से इस्तीफा लिखवा लिया था। बहरहाल हम पवार पर लौटते हैं। ये बहुत दिलचस्प वाद विवाद था। जैसे ही पवार राजीव गांधी के कमरे में पहुंचे, राजीव ने उलाहना देते हुए कहा, तो क्या हो रहा है वहां? पवार ने जवाब दिया, आप मुझसे अच्छे से जानते हैं कि क्या हो रहा है। आपके इशारे पर मुंबई में सभी ने पूरी कुशलता से काम किया, पर बदकिस्मती से वो जरूरी समर्थन नहीं जुटा सके। राजीव गांधी समझ गए कि पवार उनकी चाल को भांप चुके थे। उनके पास अब तख्ता पलट की योजना में अपनी भूमिका स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। राजीव गांधी ने भूल स्वीकार करते हुए कहा, नहीं, मुंबई में कुछ गलत हुआ है। मैंने उनसे बस पेड़ को हिलाने के लिए कहा था, उसे जड़ से उखाड़ने को नहीं कहा था। पवार और राजीव दोनों मुस्कुराने लगे। इस नोकझोंक के बाद बातचीत की दिशा किसी और विषय की तरफ मुड़ गई। इसके एक बरस बाद का भी एक रोचक किस्सा हमें मिलता है, जब 1991 में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की शादी हुई। पवार लिखते हैं, विवाह समारोह में व्यस्त होने के कारण उन्हें दिल्ली के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। दावा है पवार का। उन्हें इतनी ही जानकारी थी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस चंद्रशेखर पर अपना दबाव बना रही है और सत्ता में वापसी की कोशिश में है। बारामती के स्वागत कक्ष में राजीव गांधी और चंद्रशेखर पास पास ही बैठे थे। पवार जब उनके पास पहुंचे तो चंद्रशेखर ने राजीव से पूछा कि दिल्ली लौटने की आपकी क्या व्यवस्था है। राजीव ने तब कहा कि मेरी कोई विशेष योजना है नहीं। तब प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी से अपने सरकारी हवाई जहाज में साथ चलने का प्रस्ताव रखा कि मैं जा ही रहा हूं प्लेन से, तो आप भी चल सकते हैं मेरे साथ। अब बारामती पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, इसीलिए दिल्ली जाने वालों को कार से पुणे जाकर पहले फिर प्लेन की सुविधा मिल सकती थी कि बारामती से आप कार में बैठेंगे, पुणे जाएंगे और फिर वहां से प्लेन में। कुछ गपशप के बाद चंद्रशेखर जाने को तैयार हुए। राजीव गांधी ने कहा कि वो पवार परिवार के साथ कुछ और समय रहना चाहते हैं और फिर वो पुणे में उनसे मिल लेंगे। इसके बाद 2 घंटे तक भारत के प्रधानमंत्री का फोन आता रहा और वो बार बार पूछते रहे कि राजीव गांधी पुणे के लिए रवाना हुए हैं या नहीं। पवार लिखते हैं, मैं देख रहा था कि राजीव गांधी इसे सामान्य बात ही समझ रहे कि नॉर्मल फोन आ रहा है। अब पवार की समस्या ये कि वो मेजबान है, तो वो राजीव गांधी को पुणे जाने की याद कैसे दिलाएं कि मेरे घर में आए, मैं बोलूं जा रहा है। हालांकि जब फोन जल्दी आने लगा लगातार, तो उन्होंने राजीव से पूछ ही लिया कि आप क्या सोच रहे हैं। तब राजीव गांधी ने कहा, तुम देखते हो कि मैं उनके साथ दिल्ली नहीं जाना चाहता, आप उनसे जाने के लिए कह दीजिए। इस बात से पवार सकपका गए थे। पवार लिखते हैं कि मैं बहुत उलझन में पड़ गया और फिर पुणे के कलेक्टर श्रीनिवास पाटिल को यह सूचना दी। इसके बाद प्रधानमंत्री के प्लेन ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी और राजीव गांधी भी बारामती से पुणे के लिए चले। ये घटना इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि दोनों नेताओं के बीच कुछ गंभीर मतभेद हैं और इसके बाद 2 पुलिस वालों की जासूसी के शक में आरोप में मार्च 1991 में चंद्रशेखर सरकार गिरा दी गई। सरकार एक दफा शरद पवार की भी गिराई गई थी। दशक भर पीछे लौटिए, 80 का दशक। पीएम है इंदिरा गांधी और महाराष्ट्र में सीएम की गद्दी पर हैं शरद पवार। अमावस की रात को दिल्ली से फरमान आया और पवार की पॉलिटिकल पावर धराशायी हो गई। ये सब हुआ कैसे? इंदिरा संजय के लिए सिपा सालार खोज रही थी ऐसे, लेकिन पवार की नार हामी में झुकी नहीं। तारीख थी 15 फरवरी 1980 की।
दिल्ली पहुंचते ही हवाई अड्डे पर पवार को सूचना मिली कि वो सीधे गृह मंत्री के कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक पहुंच जाएं। वहां पहुंचते ही गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के निर्देश पर उन्हें बुलाया है। पवार ने कहा कि मैं भी मिलना चाहता हूं, पर पीएमओ से कोई औपचारिक आमंत्रण है नहीं मेरे पास। ज्ञानी जैल सिंह जानते थे कि स्थिति नाजुक है। उन्होंने कहा कि अब औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, आइए अपन सीधे उनके पास चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास। दोनों जन कार से सीधे प्रधानमंत्री के निवास 24 फिलिंगटन क्रिसेंट पहुंचे। वहां पहुंचते ही जैल सिंह ने कहा कि वो उन्हें अकेले छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री उनसे एकांत में बात करना चाहती हैं। 1 मिनट बाद ही इंदिरा गांधी कमरे में आई। पवार ने अपनी किताब में लिखा है, कुछ मिनट उन्हें बोझिल हवाएं महसूस हुई और कुछ मिनट की राजनीतिक बातचीत के बाद इंदिरा गांधी ने बधाई स्वीकार कर ली और कहा, तमाम कठिनाइयों के बाद भी आप अच्छा प्रबंध कर रहे हैं। इस टिप्पणी ने पवार को एक दुविधा में डाल दिया। पर बकौल पवार ये गुड कन्वर्सेशन की शुरुआत थी, लेकिन धप्पा इंदिरा ने थोड़ी तल्ख आवाज में फिर कह दिया कि तुम्हारे साथ एक समस्या है कि तुम अपने वरिष्ठ लोगों से अलग नहीं होना चाहते। इंदिरा गांधी और आक्रामक होती गई, बोली, अब युवा पीढ़ी को एक साथ काम करना चाहिए। उन्होंने पूछा, क्या आप संजय गांधी के संदर्भ में कुछ कह रहे हैं? पवार पूछ रहे हैं। इंदिरा जवाब देती हैं, हाँ, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। और इसके बाद वो सीधे मूल प्रश्न पर आ गई और कहा कि वक्त तुम्हारे जैसे युवाओं के लिए है। युवाओं को एक साथ हाथ मिलाकर राष्ट्र निर्माण के काम में लग जाना चाहिए। हम लोग ये जिम्मेदारी कब तक उठा सकते हैं? पवार ने ओसारे में आंकड़े पसार दिए, बोले, जैसा आपका सुझाव है हम वैसी जिम्मेदारी किस तरह ले सकते हैं? कांग्रेस आई ने लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है और हमारी पार्टी मात्र यशवंतराव चौहान की एक सीट पर जीत हासिल कर सकी है और वो भी जीत हमारी पार्टी से अधिक उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से संभव हो सकी है। इस तरह पवार ने उनके सुझाव को एक तरह से नकारा। पलटवार इंदिरा का भी आया। आप देख रहे हैं कितना टेंशन है इस रूम में। बहरहाल इंदिरा गांधी कहती हैं आगे, चुनाव परिणामों पर मत जाओ। पिछली बार मैं और संजय गांधी दोनों चुनाव में हारे थे, पर हमने स्थिति पलट दी है। अब ये तुम पर है कि देश चलाने के लिए युवा पीढ़ी का साथ दो। पवार ने सोचा टाइमिंग सही है। उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा ही है तो फिर आप मेरा समर्थन क्यों नहीं कर देती। जवाब में वो हंसी और इसके बाद मीटिंग समाप्त हो गई। वो मुंबई वापस चले आए और ये सारी बात है 15 फरवरी की। कैलेंडर पर तारीख बदलती है और फिर सियासत भी बदलती है। 17 फरवरी को करीब रात के 12 बजे राज्य के मुख्य सचिव LS लूला पवार के निवास पर आते हैं। पवार लिखते हैं, उन्होंने मुझे केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया कि उनके नेतृत्व वाली प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट PDF सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है। इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात होने के 48 घंटों के भीतर ही ये सब परिवर्तन हो गया। पवार की पार्टी के कुछ साथियों और पदाधिकारियों ने कहा कि हमारी सरकार को बर्खास्त करने का केंद्र सरकार का निर्णय अमावस्या की अंधेरी रात में आया है, इसलिए ये काफी अशुभ है। बकौल पवार इस सब विषय का केंद्र बिंदु यही है कि यदि वो उनके सुझाव को मान लेते और उनके पक्ष में शामिल हो जाते तो वो सरकार चलाने की इच्छुक थीं प्रधानमंत्री। पवार लिखते हैं कि मैं उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं था, इसीलिए मुझे उसे स्वीकारने में कोई रुचि थी नहीं। सरकार गिरी, लेकिन पवार सत्ता से दशक भर भी दूर नहीं रह सके। साल 1988 में वो दोबारा CM के पद पर लौटे। ये थे शरद पवार के कुछ किस्से। किताबी बातों में राजनीति, इतिहास और विज्ञान की यूं ही बातें होती रहेंगी। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक टेंगुरिया ने, जतिन ने रिकॉर्ड किया। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉक।